हेलो, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ, साथ ही साथ आपका दिल से स्वागत करती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मैं लाली वर्मा आप सभी 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों का, होनहार विद्यार्थियों का दिल से स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1, जी हाँ, पाठ 11 कर लिए हैं। कहने का मतलब पाठ 11 हमने शुरू कर दिया है, 10 पाठ पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। और जो पाठ 11वां है उसका नाम क्या है? भोगे हुए दिन। लिखा है मेहरुनिसा परवेज जी ने। तो आज हम करेंगे इसी पाठ के प्रश्नोत्तर। तो आपको बने रहना है मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, ताकि जिस कहानी को हम पढ़ चुके हैं अब हम करेंगे अपना सेल्फ असेसमेंट। क्या हमने उस व्याख्या को ध्यान से सुना, जाना, ये सब कुछ पता चल जाएगा जबकि हम इन प्रश्नों के उत्तर दे सकने में समर्थ होंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, प्रश्न है, जावेद और सोफिया इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। इनका परिचय आप अपने शब्दों में दें। अब जो कहानी मेहरुनिसा परवेज जी ने लिखी है उसमें मुख्य किरदारों की यदि हम बात करें तो एक है जावेद और दूसरी है सोफिया। लगता तो ऐसा है कि ये कोई किसी अभिनय या अभिनेता या अभिनेत्री होंगे या कोई प्रसिद्ध, कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो कहानी में एक सशक्त किरदार के साथ आए होंगे। लेकिन जिन्होंने ये कहानी पढ़ी है, पहला वीडियो देखा है, उनके चेहरे में या उनके मस्तिष्क में जावेद और सोफिया की तस्वीर जरूर अंकित हो गई होगी। तो बेटा, जावेद और सोफिया कौन थे, क्या आपको पता है? जावेद 6-7 साल का लड़का, सोफिया 9-10 साल की लड़की। या जावेद 9-10 साल का लड़का था और सोफिया 6-7 साल की लड़की थी। बच्चे थे, बड़े ही निर्धन परिवार के बच्चे। क्या ऐसा ही है या कुछ और है? आइए देखते हैं। जावेद और सोफिया शानदा साहब की विधवा बेटी की संतान है। शानदा साहब जो मशहूर शायर थे, जिनके आगे बहुत बड़े बड़े लोग तक सजदा करते थे, कहने का मतलब उनको नमस्कार करते थे। बड़ा नाम था, बड़ा फेम था, एकदम मशहूर शायर, टॉपेस्ट शायर। अब उनकी आर्थिक स्थिति, उनके चलते चलते दिन, तभी तो ये पाठ का नाम है ना, भोगे हुए दिन। समय ने ऐसी करवट ली कि शानदा साहब की आर्थिक स्थिति इतनी चरमरा गई है कि 2 वक्त के लिए उनकी बेटी को 2-2 नौकरियां करनी पड़ती हैं। वो भी विधवा बेटी है। उन्हीं विधवा बेटी के ही ये बच्चे हैं, एक है जावेद और दूसरी है सोफिया। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन वे बच्चे भी काम करते हैं, कुछ पैसे कमाते हैं, तब कहीं जाकर उनके नाना नानी, अम्मी, जावेद और सोफिया, परिवार में 5 सदस्य हैं, इनका गुजारा चल पाता है। तो जावेद और सोफिया शानदा साहब की विधवा बेटी की संतान है। शानदा साहब अपने समय के एक लोकप्रिय शायर थे। आपने गाना तो सुना ही होगा, मैं शायर तो नहीं मगर हंसी देखा जब से तुमको शायरी आ गई। तो शायर मतलब जो जैसे कवि होते हैं, हिंदी की कविताएं लिखने वालों को कवि कहते हैं, उसी तरह से जो उर्दू की कविताएं लिखते हैं उनको शायर कहते हैं। तो वे बड़े ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय शायर रहा करते थे शानदा साहब। अब उनकी वृद्धावस्था आ चुकी है, बुढ़ापा आ चुका है। अब अपनी वृद्धावस्था में अपेक्षा का दंश झेल रहे हैं, तिरस्कृत उपेक्षा का दंड झेल रहे हैं। अपर्याप्त आय से गृहस्थी का खर्च कठिनाई से चलता है। बेटी एक उर्दू प्राइमरी विद्यालय में अध्यापन कार्य करती है, साथ ही साथ विद्यालय से आकर शाम के समय ट्यूशन पढ़ाने भी जाती है। शानदा साहब का 100 रुपए सरकार से पेंशन मिलती है। अब शानदा साहब को सरकार से 100 रुपए पेंशन मिलने लगी। घर के सामने की जमीन पर एक पेड़ के नीचे जलावन की लकड़ी की एक दुकान भी है।
इस सीमित आय से ही वे अपनी पारिवारिक समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। यही है जावेद और सोफिया, जो कि शानदार साहब की विधवा बेटी की संतानें हैं। शानदार साहब जो अपने समय के एक लोकप्रिय शायर थे, प्रसिद्ध शायर, जिनके आगे अच्छे अच्छे लोग पानी भरते थे। पानी भरने का मतलब उनको सलाम ठोका करते थे। अर्थाभाव से बच्चों की पढ़ाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। अर्थाभाव आप समझ ही रहे होंगे, अर्थ अभाव, अर्थ अभाव। अर्थ अभाव से बच्चों की पढ़ाई की समुचित व्यवस्था नहीं है, क्योंकि निर्धनता है। अर्थ अभाव को हम निर्धनता कह सकते हैं, गरीबी कह सकते हैं। तो अब गरीबी के कारण उनके बच्चे, जो उनके नाती पोते हैं, नाती नातिन हैं, उनको शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं है। हाँ, जावेद जो नाती है वो एक स्कूल में तीसरे वर्ग में पढ़ रहा है। वह बहुत सुशील एवं अनुशासित लड़का है। पढ़ाई के अतिरिक्त गृह कार्यों में भी सहयोग करता है। बेटा कहते हैं ना, जिसको यदि कुछ आसानी से प्राप्त हो जाए ना, तो आसानी से प्राप्त होने वाला कुछ भी हो, उसकी वैल्यू नहीं समझी जाती है, या उसका मूल्य इतना नहीं समझा जाता है जितना मेहनत कर्मठता के साथ जो हम प्राप्त करते हैं उसकी वैल्यू समझते हैं, उसका मूल्य समझते हैं। उसे पता है कि घर की आर्थिक स्थिति क्या है, मुश्किल से मुझे स्कूल भेजा जा रहा है। ऐसे और भी कई परिवार हैं जहां माता पिता बहुत मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाते हैं दोनों मिलकर। बच्चों को पता है कि यदि हमने आज वर्तमान में मेहनत के साथ साथ इनका सहयोग नहीं किया और पूरी भरसक मेहनत नहीं की, तो हमारा भविष्य भी ऐसा ही है। इसलिए हम अक्सर देखते हैं, और आपने भी जरूर देखा होगा, कि जो हमेशा सुखी, संपन्न, धनी, वैभव जीवन जीते हैं ना, उनकी संतानें महानता की कैटेगरी में या श्रेणी में शामिल नहीं हो पाती हैं। बहुत विरले ही होंगे वे लोग जो जन्म से सुखी संपन्न होंगे और महानता की सीढ़ी पर चढ़ गए होंगे। लेकिन ये हम जानते हैं, जिन्होंने बचपन से मुसीबतें झेली हैं, आर्थिक अभाव झेला है, गरीबी निर्धनता का मुंह देखा है, वे ही ऊंचाइयों के शिखर पर चढ़कर आसमान में चमकते हैं। ऐसे ही ये बच्चे भी थे। तो पढ़ाई के अतिरिक्त गृह कार्यों में भी सहयोग देता है जावेद। पिता के प्यार से वंचित वह अपनी नाना नानी के संरक्षण में अपने भविष्य का निर्माण करने में व्यस्त है। सोफिया 7 साल की उसकी बहन है। अर्थाभाव से उसका नामांकन विद्यालय में नहीं हुआ है। गरीबी इतनी है कि मुश्किल से जावेद को तो पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन सोफिया को विद्यालय भेजने में असमर्थ हैं, तो वो नहीं हो पाती है विद्यालय में नामांकित। घर पर ही कुछ पढ़ लेती है। जलावन की लकड़ी की दुकान में बैठती। जलावन जानते हो, अब चूल्हा जलाते हैं लकड़ियों से। पहले कोई स्टोव गैस नहीं हुआ करते थे, चूल्हे लकड़ी पर ही रोटी पकाई जाती थी। तो वो जलाने के लिए लकड़ी बेचती है। और भोली भाली वह लड़की अपनी वर्तमान स्थिति से ही संतुष्ट है। उसे कोई शिकायत नहीं है, ना अपने घर, ना परिवार, ना अपनी स्थिति, ना अपनी किस्मत। बड़ी खुश है वो, और उसको पता है कि ये जो मैं कार्य कर रही हूं वही मेरा कार्य है। खुश है वो। दोनों ही बच्चे इस दयनीय स्थिति में भी विचलित नहीं हैं। किसी तरह की शिकन नहीं है उनके चेहरे पर, संतुष्टि का भाव नजर आता है उनके चेहरे पर। ये हैं सोफिया और जावेद। पारिवारिक कार्यों को दोनों बच्चे अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर रहे हैं। जितनी उनकी शक्ति है, जितना उनका सामर्थ्य है, दोनों बच्चे परिवार में सहयोग देते हैं। शानदार साहब से मिलने आए शमीम इन बच्चों की कर्तव्य निष्ठा एवं लगन से काफी प्रभावित हुआ। इतने छोटे छोटे बच्चे, जो उनके खेलने कूदने की उम्र है, विद्यालय जाने की उम्र है, लेकिन इस आयु में, इस उम्र में वे घर के कार्यों में सहयोग दे रहे हैं, जहां बच्चों को ये तक समझ नहीं होती कि हम ये करें या हमें करना चाहिए। कहते हैं ना कि आर्थिक स्थिति, कमजोर स्थिति छोटे से बचपन में ही बड़ी मैच्योरिटी ला देती है, बड़ी समझ ला देती है।
वे इस बात से चकित भी हैं कि इस परिवार का हर व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग कर रहा है, जिसे उन्होंने यह कहते हुए व्यक्त किया है, इस घर का हर एक प्राणी एक एक क्षण को जीना जानता है। वस्तुतः जावेद तथा सोफिया दोनों ही प्रशंसा एवं सहानुभूति के पात्र हैं। भोगे हुए दिन शीर्षक कहानी के वस्तुतः ये दोनों ही प्रमुख पात्र हैं, क्योंकि कहानी इनके ही इर्द गिर्द घूमती है। जब शमीम आते हैं, फिर ये करना, लकड़ी बेचना। स्टार्टिंग में हम देखते हैं, शुरुआत में एक छोटी सी लड़की का वर्णन है, 6-7 साल की लड़की बैठी है, तराजू आम के पेड़ से लटक रहा है ना, और वो लकड़ियां बेच रही है, बड़ी ही एहतियात से लकड़ियां चढ़ाती है और बेचती है। तो ये जो कहानी है भोगे हुए दिन, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहा जा सकता है कि यही कहानी के प्रमुख पात्र हैं। अब है अगला, पुरानी बातें शानदार साहब को क्यों पीड़ा दे रही हैं। आखिर क्या हुआ जिससे शानदार साहब पीड़ित हैं? कौन सी पुरानी बातें? तो बेटा बिल्कुल है कि आगे, मतलब बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधीले है। जो हो चुका है, जो बीत चुका है, उसको भूल जाइए। हमेशा वर्तमान पर, यथार्थ पर हमें फोकस्ड रहना है। यथार्थ, वास्तविकता जिसको कहा जाता है, वास्तविकता, ठीक है। तो इसी में हमें अपने आप को लीन रखना है। यदि हमने बीती बातों को अपने दिल और दिमाग में बसा कर रखा तो हमारा वर्तमान भी हमारे हाथ से चला जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही हुआ है कुछ शानदार साहब के साथ। प्रश्न बता रहा है कि पुरानी बातें शानदार साहब को क्यों पीड़ा दे रही हैं, जबकि वो पुरानी बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन अब शानदार साहब को वे बहुत अच्छी मीठी मीठी यादें पीड़ा क्यों दे रही हैं। तो देखो, शानदार साहब का अतीत स्वर्णिम रहा है, चमचमाता हुआ रहा है, बहुत प्रसिद्धि और लोकप्रियता देखी है शानदार साहब ने अपने जमाने में, जब वे युवा हुआ करते थे, जवान हुआ करते थे, प्रसिद्ध शायर हुआ करते थे, लोगों की भीड़ लगी रहती थी, नाम था, प्रसिद्धि थी, बहुत लोग दूर दूर से उनसे मिलने आते थे। लेकिन वक्त ने जो करवट ली, धीरे धीरे वर्ष बीतते गए, शानदार साहब का बुढ़ापा आ गया और आज स्थिति ये है, उन्हें कोई ना जानता, ना कोई पूछता। बस संभवतः इसी बात से वे दुखी रहते हैं। तो शानदार साहब का अतीत स्वर्णिम रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है। वे अपने समय के एक प्रसिद्ध शायर रहे हैं, जिन्हें सुनने के लिए अपार जन समूह एकत्रित हुआ करता था। कवि सम्मेलनों में उन्हें सम्मान ससम्मान आमंत्रित भी किया जाता था तथा श्रोतागण मंत्रमुग्ध होकर उनकी शायरी का आनंद लेते थे। महाकवि इकबाल उनके घनिष्ठ मित्रों में से थे तथा अनेक मुशायरों, कवि सम्मेलन, जैसे हिंदी में कवि सम्मेलन होता है वैसे ही मुशायरा उर्दू में कहते हैं, ठीक है। तो जो महाकवि इकबाल, प्रसिद्ध शायर इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा गीत लिखा है, वे इनके मित्रों, घनिष्ठ मित्रों में से हुआ करते थे। इन दोनों में एक साथ कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। दोनों में बराबर पत्राचार भी होता रहा है। पत्राचार समझते हैं? पहले कोई हेलो हाय वाले फोन तो हुआ नहीं करते थे, पत्र चलते थे। दूर दूर से कोई मित्र के लिए पत्र लिख रहा है, जैसे हम स्वयं भी जब हॉस्टल में रहा करते थे तो अपने घर पत्र लिखते थे, पोस्ट कार्ड आता था या अंतर्देशीय पत्र आता था, उसमें हम पत्र भेजते थे। तो पत्राचार चलता था, क्योंकि उस समय मोबाइल फ़ोन तो थे ही नहीं। टेलीफोन की जो व्यवस्था रहती थी बहुत मुश्किल से, जैसे स्कूल का जो ऑफिस है, प्रिंसिपल ऑफिस, उसमें एक टेलीफोन हुआ करता, तो उसमें कभी कभी जाने का अवसर मिलता था। पत्र के माध्यम से हम अपना जो भी सामान है मंगा लेना है कि भाई ये हो गया, ये अब जब आप अगली बार आएंगे तो ये ले आइएगा। मुझे याद है सर्दियों के लिए स्वेटर मंगाया था मैंने, तो कई दिनों बाद फिर पत्र पहुंचते हैं और फिर वो आते हैं, तो ऐसा रहता है। लेकिन पत्राचार होता था। शानदार साहब को उस दौर में देखने तथा उनकी शायरी का आनंद लेने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। एक ही शेर, कविता को अनेकों बार पढ़वाया जाता था।
वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर। इस तरह से लोग कहते थे कि एक बार और पढ़िए, एक बार और पढ़िए। ऐसी दीवानगी थी श्रोताओं में। समय बदला, अब ढलती हुई उम्र में वे अप्रासंगिक हो गए हैं, महत्वहीन हो गए हैं। इस बात से वे बहुत दुखी हैं कि सच में समय भी क्या है। ठीक ही कहा गया है कि उगते हुए सूरज की सभी पूजा करते हैं, अस्ताचल में जाते सूर्य की नहीं। यदि यही शानदार साहब की पीड़ा का मुख्य कारण है, उनकी विषादपूर्ण प्रतिक्रिया, उनके द्वारा यह कहा जाना, बेटा मैंने अपनी इन आंखों से 2 दौर देखे हैं। जब वे शमीम से कहते हैं कि बेटा मैंने अपनी इन आंखों से 2 दौर देखे हैं, एक वह वक्त जब मेरे नाम से दूर दूर से लोग आते थे, एक एक शेर को हजारों बार पढ़वाया जाता था, और दूसरा वक्त अब देख रहा हूं, वही लोग जो मेरे दीवाने थे अब मुझे भूल गए हैं। कितनी मार्मिक है उनकी यह उक्ति, कितनी दिल को छू लेने वाली है उनकी यह उक्ति कि क्या समय है। उनकी मान्यता है शायर को उस वक्त मर जाना चाहिए जब लोग उसे पसंद करते हों, उसके दीवाने हों। शानदार साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि शायर को उस वक्त मर जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य कोई कलाकार को उस वक्त मर जाना चाहिए जब वो शीर्ष पर हो, जब लोग उसके दीवाने हो, उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा हो। क्योंकि यदि वो अब उसके बाद और भी कई लोग आते हैं, उसकी उम्र ढल जाती है, फिर उसको कोई पूछता नहीं और अपने आप वो लुप्त हो जाता है। तो शानदार साहब ने कहा है कि शायर को उस वक्त मर जाना चाहिए जब लोग उसे पसंद करते हों, दीवाने हों। शानदार साहब लोगों की इस मनोवृत्ति से अत्यंत विक्षुब्ध थे, दुखी थे, विकल्पित थे। अतः उनका कहना था कि व्यक्ति को तभी तक जीवित रहना चाहिए जब तक उसकी उपयोगिता है। मेहरुन्निसा परवेज लिखित भोगे हुए दिन शीर्षक कहानी में शानदार साहब द्वारा इस वास्तविकता से उपजी पीड़ा का सफल चित्रण किया गया है। मेहरुन्निसा परवेज जी ने शानदार साहब के मुख से ये उक्ति कहाई है या ये कथन कहलवाया है, तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें समझ में आता है कि हाँ, बुढ़ापा आने के बाद या वृद्धावस्था के बाद जैसे अनुपयोगी वस्तु की तरह हो जाता है ये इंसान, हर एक इंसान। जो आज चमचमाता सितारा है वो भी बुढ़ापा आते आते लोग उसको पूछेंगे नहीं, और यही जीवन की हकीकत है, वास्तविकता है, इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है मेहरुन्निसा जी ने। अगला प्रश्न है, कहानी में शमीम की भूमिका का वर्णन अपने शब्दों में करिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि शमीम नामक जो पात्र हैं इस पाठ में, इस कहानी में, शमीम थोड़ा सा शुरुआत में जब हम देखते हैं कि एक तांगे पर सवार होकर शानदार साहब की तरफ देखते हैं, तांगे में सवार होते हुए भी शानदार साहब को पहचान लिया जाता है, तो कभी कभी कैसा लगता है कि मैं शैली में जो लिखा रहता है वो लेखक या लेखिका स्वयं अपने बारे में कह रहे हैं। परंतु यहां पर एक शमीम नाम की भूमिका है और एक शमीम नाम के पात्र हैं जो शानदार साहब से पहले भी कई बार मुशायरों में मिल चुके हैं। तो अब देखते हैं हम कि शमीम कौन थे, शानदार साहब से कैसे भेंट हुई, कहानी में उनकी क्या भूमिका है। मेहरुन्निसा परवेज द्वारा लिखित भोगे हुए दिन शीर्षक कहानी के शमीम एक पात्र हैं, ठीक है, जो अपने गृह नगर से एक वयोवृद्ध शायर कवि शानदार साहब से मिलने के लिए काफी फासला तय करके आए हैं। तो इतना तो तय है कि शमीम शानदार साहब से ही मिलने आए हैं। शानदार साहब एक जमाने के अद्वितीय शायर थे, जिनके तरह दूसरा कोई नहीं था। उनको सुनने के लिए सुदूर क्षेत्रों से श्रोतागण कवि सम्मेलनों में उपस्थित होते थे। सुदूर मतलब बहुत दूर दूर से लोग उनकी शायरी को सुनने आया करते थे। शमीम उनके प्रशंसकों में से थे, अतः उनसे मिलने की तीव्र उत्कंठा लिए शमीम उनके यहाँ पहुंचते हैं। शानदार साहब के महान व्यक्तित्व के ही अनुरूप उनके घर का वातावरण हो, ऐसी शमीम की धारणा थी। ऐसा लगता था शमीम को
जैसे हम किसी से मिलते हैं बाहर, घर में मिलना बाहर मिलना दोनों अलग अलग बातें हो सकती हैं। जो घर के बाहर जिनका रुतबा हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ख़ास तौर से लेखक, कवि, इस तरह के जो व्यक्ति रहते हैं उनको लोकप्रियता तो बहुत मिलती है, लेकिन लोकप्रियता के साथ साथ आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत हो, ये मुश्किल है कहना। तो शमीम को ऐसा लगा था कि शानदार साहब का जैसा व्यक्तित्व है, जैसा उनका रुतबा है, तो ऐसी धारणा थी कि उनका परिवार या पारिवारिक स्थिति भी ऐसी होगी, किंतु वहां अनुमान के विपरीत सब कुछ था। जैसा शमीम ने सोचा था कि मैं जाऊंगा तो बड़ा लोग उनके आगे पीछे होंगे, अच्छे मतलब बहुत ऐशो आराम का जीवन जी रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। एक जीर्ण शीर्ण मकान, जीर्ण क्षीण मतलब एक ऐसा मकान, जो मकान क्या कहें कि एक बहुत कच्चा सा पुराना सा घर, जिसमें स्नान गृह या बाथरूम की भी सही व्यवस्था नहीं थी, किवाड़ या दरवाजे भी सही नहीं थे, मतलब कुल मिलाकर बहुत ही जैसे गरीब। अक्सर यदि हम देखें तो निर्धन लोग जो गांव में, अब तो किसी के दिखते भी नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो कुटीर योजना चल रही है उसके माध्यम से तो अब हर गरीब का घर भी पक्का घर बनवा दिया गया है, बहुत गांव-गांव में ये जा चुका है ना। लेकिन उस समय ऐसी कोई सुविधाएं नहीं थी, तो उनका जो घर था वो बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, दयनीय अवस्था में था। उसके अंदर के फर्नीचर तथा अन्य सामान शानदार साहब की आर्थिक स्थिति का सजीव चित्र प्रस्तुत कर रहे थे। किसी व्यक्ति के घर में क्या सामान है, कैसे वे रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, उनके घर जाकर उनकी आर्थिक स्थिति का अनुमान आराम से लगाया जा सकता है। तो ऐसे ही शमीम जब शानदार साहब के घर पहुंचे तो सबसे पहले तो घर देखा, उसके बाद एक छोटी सी लड़की थी 6-7 साल की, वो सामने बैठी है, चरमराती सी एक कुर्सी थी, एक खाट पड़ी थी, एक तखत था, इस तरह से देखा उन्होंने। परिवार में उनकी पत्नी, विधवा लड़की, एक नाती तथा एक नातिनी। वह रहने के क्रम में शमीम को वहां की स्थिति का पर्याप्त ज्ञान हो गया। अब थोड़े 1-2 दिन रुके थे वे, उन लोगों से उसे सहज सहानुभूति हो गई और एक गहरा लगाव सा अनुभव हुआ। मात्र 2 दिन में ही उसका मन उस घर में लग गया, वहां से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। शमीम एक संवेदनशील और भावुक व्यक्ति है, जो कि शानदार साहब को पूजता है, या यूं कहें कि उनका बहुत बड़ा शागिर्द है। ठीक है, शागिर्द मतलब शिष्य कह सकते हैं। वह शानदार साहब को अत्यंत आदर की दृष्टि से देखता है, बहुत सम्मान करता है, और जो सम्मान करते हैं ना जिसका भी सच्चे दिल से, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, वे कैसे रह रहे हैं, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग बहुत इस दुनिया में हैं कि यदि देख लेंगे बाहर इनकी अच्छी हालत है, दोस्ती कर लेंगे, और जब घर की स्थिति का पता चलेगा तो धीरे 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 कब दूर हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन जो सच्चे शिष्य होते हैं, जो सच्चे सम्मान करने वाले होते हैं, जो सच्चे प्रेम करने वाले होते हैं, उनके लिए धन दौलत ये कोई मायने नहीं रखता है। शमीम भी शानदार साहब का हृदय से, दिल से सम्मान करता था, बहुत आदर करता था। तो उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर देखकर शानदार साहब के प्रति उसका सम्मान कम हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं था। परिवार के सभी सदस्यों को निरंतर अपनी दिनचर्या में लगे देखकर उसे आश्चर्यचकित प्रसन्नता होती है कि हर एक सदस्य अपने अपने काम कर रहा है, साथ ही साथ जिसको जो भी समय मिल रहा है, जो काम पड़ा है, तो वो सब के सब हाथ बटा रहे हैं। उसे यह बात अजीब लग रही थी कि उस घर का हर एक प्राणी एक एक क्षण को जीना जानता है। कोई किसी पर बोझ नहीं है, कोई किसी से किसी तरह की नाराजगी नहीं रखता, कोई किसी से खफा नहीं है, किसी तरह की मानसिक चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है, बड़े अच्छे से जीवन जी रहे हैं। जिसको जो समझ में आता है काम भी करते हैं, इसका काम ये है तो इसका काम है, बड़े अच्छे से बटे हुए काम। यदि कोई वो काम छोड़कर दूसरा काम करता है तो दूसरा आ जाए तो कहना नहीं पड़ता कि बेटा अब तुम ये काम देखो, अपने आप उनके जो काम है, छोटे छोटे काम, वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। इस प्रकार शमीम की समस्त संवेदनाएं उस परिवार की विपन्न अवस्था से जुड़ गई है। संपन्न धनी, संपन्न का विलोम या उल्टा होता है विपन्न, मतलब गरीब। ठीक है, तो उनकी गरीब अवस्था
तो उसकी संवेदनाएं, उसकी भावुकताएं, उसका मतलब बहुत सहानुभूति प्रकट हुई शमीम के मन में। अगला है, शायर को उस वक्त मर जाना चाहिए जब लोग उसे पसंद करते हों, दीवाने हों। इस कथन के मर्म को अपने शब्दों में उद्घाटित कीजिए कि शानदार साहब ने शमीम से ऐसा क्यों कहा। जब शानदार साहब अपनी पुरानी बातें शमीम के समक्ष रखते हैं, पत्र दिखाते हैं कई प्रकार के, तो शमीम आश्चर्यचकित हो जाता है पत्रों को पढ़कर कि अच्छा ऐसा था, ऐसा था। वहीं शानदार साहब को बड़ा दुख होता है, पीड़ा होती है कि देखो क्या दिन थे, दो दौर देखे हैं इन आंखों ने। एक वो वक्त था जब लोग मुझे दूर दूर से सुनने आते थे और एक ही शायरी को हजारों बार सुनने के लिए प्रार्थना किया करते थे, और एक आज का वक्त है। इस तरह से तो अब हो सकता है अपनी पीड़ा या अपनी इस निर्धन अवस्था या विपन्न अवस्था से परेशान तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जीवन है, जीवन कभी भी करवट ले सकता है, समय तो हमेशा एक सा नहीं रहता है। देखिए, मेहरुनिसा परवेज द्वारा लिखित भोगे हुए दिन शीर्षक कहानी से उद्धृत उपरोक्त वाक्य कटु सत्य पर आधारित है। कटु सत्य पर आधारित मतलब एकदम सत्य, कड़वा सच है कि जब तक हमारी उपयोगिता हो तब तक ही हमारा जीवन भी होना चाहिए। बहुत किस्मत वाले होते हैं वे लोग जो कर्म करते करते अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं या ईश्वर की शरण में पहुंच जाते हैं। सच में, क्योंकि जो सफलता के चरम शिखर पर पहुंच जाते हैं अपना कर्म करते करते ही, ऐसा नहीं है कि किसी के आश्रित होकर या किसी पर बोझ बनकर जा रहे हैं, लेकिन अब किसी के हाथ में तो नहीं है ना, मृत्यु और जीवन सब उसके हाथ में है। लेकिन फिर भी यहां जो बात कही है वो बिल्कुल सही है, प्रसंग है। शानदार साहब एक लब्ध प्रतिष्ठित शायर हैं। एक समय था जब उनके लाखों प्रशंसक थे। श्रोतागण मंत्रमुग्ध होकर उनकी कविता पाठ को सुनते थे। एक एक कविता को पुनः सुनाने के लिए आग्रह किया जाता था। श्रोताओं की तालियों से पूरा सम्मेलन स्थल गूंज उठता था। इतनी प्रसिद्धि प्राप्त थी, इतनी लोकप्रियता थी शानदार साहब की। महाकवि इकबाल उनके समकालीन थे तथा शानदार साहब के घनिष्ठ मित्र भी थे। बहुत प्रसिद्ध, लोकप्रिय। अनेकों कवि सम्मेलनों एवं अन्य आयोजनों में दोनों व्यक्ति एक साथ सम्मिलित भी हुए। इस प्रकार शमीम की समस्त संवेदनाएं उस परिवार की विपन्न अवस्था से जुड़ गई हैं। अनेकों प्रशस्ति पत्र एवं कवि इकबाल के साथ पत्राचार की एक लंबी श्रृंखला थी तथा उन पत्रों से उनका बक्सा भरा हुआ था। देखो, प्रशस्ति पत्र नहीं, जैसे कि कविता सुनाने पर, शायरी सुनाने पर, मुशायरा करने पर प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, सम्मान सूचक प्रमाण पत्र दिया जाता है। अनगिनत पत्र, और पत्र भी ऐसे प्रशंसा से भरे हुए, सराहना से भरे हुए। ठीक है, तो एक लंबी श्रृंखला थी। उन पत्रों से उनका बक्सा भरा हुआ था। उक्त पत्रों को बक्सा से निकालकर वह शमीम को पढ़ने को देते हैं। कितने गौरवशाली रहे होंगे वे दिन, कितने अच्छे रहे होंगे वे दिन, भोगे हुए दिन। लेकिन फिर वही बात कि समय किसी का एक सा नहीं रहता। अब स्थिति यह है कि समय के थपेड़ों ने उन्हें अशक्त बना दिया। सशक्त और अशक्त। सशक्त मतलब शक्तिशाली और अशक्त मतलब शक्तिहीन स्थिति है। वृद्धावस्था है। वृद्धावस्था में अब वह ऊर्जा एवं सामर्थ्य नहीं है। योग्यता है, किंतु ओजपूर्ण भाषा में सशक्त अभिव्यक्ति की क्षमता का ह्रास हो गया है। जैसे हम और आप यदि वर्तमान की बात करें, मान लो आज से 30 साल बाद की बात करें, तो क्या लाली मैडम इसी तरह से आपके समक्ष पढ़ाती हुई नजर आ सकती हैं? असंभव। समय है, एक सा नहीं रहता। हाँ, जब हम
70-80 साल के हो जाएंगे तो क्या इस तरह की ऊर्जा रह सकती है हमें? नहीं, ये हकीकत है। तभी लिखा है कि ये कटु सत्य है, कड़वा सच है। वृद्धावस्था में वह ऊर्जा और सामर्थ्य नहीं होता। हाँ, योग्यता है, किंतु ओजपूर्ण भाषा में सशक्त अभिव्यक्ति की क्षमता का ह्रास हो जाता है। अतः अब ना वह श्रोताओं और प्रशंसकों की भीड़ है और ना ही उक्त सम्मेलनों के लिए कोई निमंत्रण। इसीलिए कहते हैं बेटा, जब तक हमारे फेवर में समय है उस समय का इस्तेमाल कीजिए, सदुपयोग कीजिए। क्या पता कल ये समय हमारा ना हो। तभी तो कबीरदास जी ने कहा है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। एक एक पल का, एक एक क्षण का सदुपयोग करना है। इसी संदर्भ में शानदार साहब को लगता है कि शायर को अपने उत्कर्ष काल में ही मर जाना चाहिए। यदि वह दीर्घ काल तक जीवित रहता है, शारीरिक तथा मानसिक रूप से अशक्त हो जाता है, तो गुमनामी के गहन अंधकार में खो जाता है, लुप्त हो जाएगा। जीवित रहते भी वह मृतवत हो जाता है। उसका मर जाना ही श्रेयस्कर है। अतः अपनी शोहरत के स्वर्णिम काल में ही उसे इस संसार से विदा ले लेनी चाहिए। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वे देख रहे हैं, वे भोग रहे हैं कि क्या वे दिन थे और क्या आज के दिन चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, हम लोग तो और नंगे हो गए हैं। बेटा, मैंने अपनी इन आंखों से 2 दौर देखे हैं। इस कथन का आशय स्पष्ट करते हुए बताएं कि यहां किन 2 दौरों की चर्चा है। शानदार साहब ने क्या कहा है, क्या कहने की कोशिश की है कि हम लोग तो और नंगे हो गए हैं। इस शब्द के पीछे उनका क्या आशय है? यहां पर कहते हैं ना कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। सुना होगा आपने, गरीब भूखमरे लोग जिनके पास 2 वक्त की रोटी तक नहीं है, वो तन ढकने के कपड़े का इंतजाम कहां से करेंगे? अपने आप को सुंदर दिखाने का इंतजाम कहां से करेंगे? तो क्या ऐसी ही कुछ स्थिति शानदार साहब की थी? देखो, लिखा है, हम लोग तो और नंगे हो गए हैं। बेटा, मैंने अपनी आंखों से 2 दौर देखे हैं। इस कथन का आशय स्पष्ट करते हुए बताएं कि यहां किन 2 दौरों की चर्चा है। मेहरुनिसा परवेज द्वारा लिखित भोगे हुए दिन शीर्षक कहानी एक शायर के जीवन का सजीव चित्रण है। सजीव चित्रण, कोई कल्पना नहीं है ये, ठीक है। मेहरुनिसा परवेज जी ने ये सच्ची बातों पर या सच्ची घटना पर आधारित इसको लिखा है। शायद जब तक सफलता के सोपान पर निरंतर चढ़ता हुआ प्रसिद्धि के शिखर पर अग्रसर हो जाता है, तब तक वह अपने प्रशंसकों तथा श्रोताओं का चहेता बना रहता है। जब तक कोई व्यक्ति प्रशंसा या सफलता के शिखर पर आगे चढ़ता रहता है, तभी तक वो लोगों का प्रिय बना रहता है, लोकप्रिय बना रहता है या चहेता बना रहता है। उस समय वह स्वप्न में भी नहीं सोचता कि कभी ऐसे दिन देखने पड़ेंगे जब वह ढेला के समान उस गौरवशाली स्थान से पृष्ठभूमि में जा पहुंचेगा। जिस तरह ढेला मतलब मिट्टी, नथिंग, जैसे कि एक सामान्य सी मिट्टी का ढेला जो पड़ा रहता है, कोई उसको देखता नहीं, लोग उससे पैरों से ठोकर मारकर निकल जाते हैं। उसकी तरह ऐसी स्थिति हो जाएगी। जो कभी आसमान में तारा बन के चमक रहा है, वो कभी किसी के पैरों की ठोकर भी बन जाएगा, कभी नहीं सोचता। लेकिन जो व्यक्ति वास्तविकता को जानते हैं, यथार्थता को समझते हैं, वे बड़े सोच विचार के संतुलित रूप से जीवन जीते हैं। सच में उपेक्षा तथा अनादर का दंश उसे झेलना पड़ेगा, ये कभी नहीं सोचा है, लेकिन हमें सोचना है। ऐसा नहीं है कि हमें भविष्य की चिंता करनी है, लेकिन हाँ, अपने अहंकार, घमंड, दर्प, इन सब को नीचे छोड़ना है। कभी अपने मन और दिमाग में स्थान नहीं देना है कि आज मैं इतनी ऊंचाई पर हूं, मैं हूं तो कोई है ही नहीं, क्योंकि दिन तो सबके फिर जाते हैं। कब राजा रंक बन जाए और कब कोई रंक राजा बन जाए, कुछ भी हो सकता है।
उपरोक्त परिस्थितियों को याद कर प्रतिक्रिया स्वरूप शायर शांदा साहब उद्विग्न होकर शमीम से अपने विगत जीवन के अनुभव का वर्णन कर रहे हैं, जो बीत चुका है। विगत मतलब जो बीत चुका है। उनके जीवन में दो दौर आए हैं, दोनों में काफी विरोधाभास है, एक बहुत अच्छा और एक बहुत बुरा। वस्तुतः दोनों में 36 का संबंध, कहते हैं 36 का आंकड़ा चल रहा है, बहुत बड़ा वाला अंतर। एक दौर था उत्कर्ष का, जब उन्हें बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में सादर आमंत्रित किया जाता था। उनके श्रोताओं और प्रशंसकों की संख्या लाखों में थी, हजारों में नहीं। उनकी शेरों या कविताओं को सुनने के लिए लोग लालायत रहते थे कि कब उनकी कविताएं सुने, कब उनकी शायरी सुने। उस स्वर्णिम काल में शायर ने कभी स्वप्न में यह आशा नहीं की थी कि दुर्दिन की वह घड़ी उसका इंतजार कर रही है। दुर्दिन मतलब दया वाले दिन, बुरे दिन, जब वह अप्रासंगिक हो जाएगा तथा लोग उसे दूध की मक्खी की तरह निकालकर गुमनामी के अंधकारपूर्ण धरातल पर ला देंगे, कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। यही वह दूसरा दौर है जो बेहद दुखद तथा दुर्भाग्यपूर्ण है। शोहरत की बुलंदियों पर सवार महान शायर शांदा साहब आज एक निरीह एवं निर्बल इंसान हो गए हैं। महान शायर शांदा साहब, अब वह महफिलें नहीं सजती, अब वो सब कुछ नहीं है। कवि सम्मेलन आयोजन तो होता है, परंतु उनको आमंत्रित नहीं किया जाता। उनका सब कुछ जैसे उनसे छिन गया है, क्योंकि अब वे वृद्ध हो गए हैं, महत्वहीन हो चुके हैं। अतः कवि की अंतर्वेदना मुखरित हो जाती है तथा शांदा साहब जैसे महान कलाकार को यह करने पर विवश करती है कि हम लोग तो और नंगे हो गए हैं। यह कहने पर विवश होते हैं कि हम तो जैसे थे उससे भी बद से बदतर हालत हमारी हो गई है। बेटा, मैंने अपनी आंखों से दो दौर देखे हैं। इस कटु अनुभव के भुक्तभोगी केवल शांदा साहब ही नहीं, वरन उनके जैसे असंख्य प्रतिभाएं और साधक हैं जो इस दौर से गुजर रहे हैं। आओ चलें आगे। अगला प्रश्न है, और मैं सोच रहा था अगर आज इकबाल साहब होते तो। इस कथन का क्या अभिप्राय है? अगर आज इकबाल होते तो क्या होता? अपनी कल्पना से उत्तर दीजिए, बताइए। शमीम ने ऐसा क्यों सोचा कि अगर आज इकबाल होते तो क्या होता? ठीक है, इकबाल साहब चले गए। इकबाल साहब की आज भी पूछ है और शांदा साहब को कोई पूछता तक नहीं है। उनकी जो लिखी गई गज़लें हैं या शायरियां हैं, उनका भी अब कोई बोलबाला नहीं है, जबकि इकबाल साहब का नाम बुलंदियों पर है। ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्यों विचार आया शमीम के मन में? देखो, मेहरून निसा परवेज लिखित भोगे हुए दिन शीर्षक कहानी के एक पात्र शमीम अपने शहर से चलकर वयोवृद्ध लब्ध प्रतिष्ठ शायर शांदा साहब से मिलने उनके शहर आते हैं। शांदा साहब के प्रति उनके मन में अगाध श्रद्धा है। अगाध श्रद्धा समझते हैं आप? दिल से सम्मान करते हैं वे। वह शांदा साहब के मुशायरों में शरीक होता रहा है तथा स्वयं भी अपने शहर में उनके कार्यक्रम का उसने आयोजन किया है। शमीम नामक एक व्यक्ति है जो शांदा साहब का बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि शांदा साहब जाने माने लोकप्रिय शायर रह चुके हैं। तो एक बार शमीम के मन में शांदा साहब से भेंट करने की तीव्र उत्कंठा थी, इच्छा थी कि वे शांदा साहब से भेंट करें। इसलिए वो अपने शहर से अब शांदा साहब के शहर उनसे मिलने आता है। मन में धारणा कुछ ऐसी थी कि शांदा साहब इतने लोकप्रिय, इतने प्रतिष्ठित, कुछ अलग धारणा थी कि जब जाऊंगा तो वे कैसे मिलेंगे, कैसे रह रहे होंगे। लेकिन जैसे ही शमीम आता है और वहां की स्थिति कुछ और ही होती है। तो यहां पर लिखा है कि कहानी के एक पात्र शमीम अपने शहर से चलकर वयोवृद्ध, बहुत वृद्ध हो चुके हैं, लब्ध प्रतिष्ठ शांदा साहब से मिले उनके शहर जाते हैं। शांदा साहब के प्रति उनके मन में अगाध श्रद्धा है, बहुत आदर सम्मान करते हैं। वे शांदा साहब के मुशायरों में शरीक होता रहा, स्वयं भी अपने शहर में उनके कार्यक्रम का आयोजन भी किया है। इसलिए उनसे मिलने की तीव्र उत्कंठा लिए जब उनके घर पहुंचता है तो शांदा साहब काफी प्रसन्न होते हैं। शमीम, अरे अरे शमीम, आओ आओ, बैठो बैठो। खाट बिछी रहती है, तखत रहता है।
शानदार साहब की प्रसिद्धि के प्रतिकूल उनके घर की दयनीय स्थिति देखकर वह चकित हो जाता है। प्रतिकूल, अनुकूल। अनुकूल मतलब स्थिति के अनुसार, प्रतिकूल मतलब स्थिति के विपरीत, जैसा सोचा है उसके बिल्कुल उल्टा। तो शमीम क्या सोच रहा था कि उनकी प्रसिद्धि के अनुसार उनकी घर की स्थिति होगी, परंतु घर की स्थिति एकदम विपरीत थी। जो है शमीम बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। शायर साहब की धर्मपत्नी, एक विधवा बेटी, एक नाती जावेद तथा नातिन सोफिया, यही उनका छोटा सा परिवार है। एक शानदार साहब स्वयं, उनकी बूढ़ी पत्नी, एक विधवा बेटी, उसकी एक बेटी सोफिया और एक बेटा जावेद, घर में 5 सदस्य हैं। अपने 2 दिन वहां ठहरने के क्रम में शमीम को उनकी कष्टपूर्ण स्थिति का पूरा परिचय मिल गया। शानदार साहब के आय के स्रोत अपर्याप्त हैं। आय इतनी नहीं है कि वे अच्छे से अपना भरण पोषण कर सकें। 100 रुपए सरकारी पेंशन, बेटी का उर्दू प्राइमरी में स्कूल में अध्यापन द्वारा वेतन तथा घर के सामने की जमीन पर एक वृक्ष के नीचे जलावन की लकड़ी की छोटी सी दुकान, जिसका तराजू पेड़ के नीचे टंगा है। शानदार साहब वृद्ध एवं दुर्बल हो गए हैं। अब उनको कवि सम्मेलन में नहीं बुलाया जाता और इसी गुमनामी के दौर से वे गुजर रहे हैं। जर्जर मकान, बहुत ही कमजोर हालत कि कब गिर जाएं वो दीवारें, कुछ कहा नहीं जा सकता। वे किसी प्रकार गुजर बसर कर रहे हैं बेचारे। महाकवि इकबाल उनके अभिन्न मित्र थे। अक्सर साथ साथ कवि गोष्ठियों में जाया करते थे। उनके बीच पत्राचार भी होता था। अर्थाभाव से बच्चों की शिक्षा दीक्षा समुचित ढंग से नहीं हो पा रही है। नाती जावेद कक्षा 3री में पढ़ता है, उम्र लगभग 9-10 वर्ष है, और बेटी की बेटी मतलब नातिन जो है सोफिया, वो 7-8 वर्ष की है, जो स्कूल नहीं भेजी गई है क्योंकि उनकी घर की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत कमजोर है। परिवार का प्रत्येक सदस्य गृहस्थी के काम में दिन रात लगा हुआ है। कोई व्यक्ति एक क्षण भी बर्बाद नहीं करता। शमीम साहब वहां 2 दिन ठहरने के बाद जब तांगा पर सवार होकर वापस लौट रहे थे, उन्हें लकड़ी तथा तराजू के पास सोफिया बैठी दिख पड़ी। उस समय उनके हृदय में यह विचार आया कि अगर आज इकबाल होते तो। देखा था हमने, पहला वीडियो देखा था आपने, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि छोटी सी लड़की को लकड़ियां, जलावन की लकड़ियां बेचते हुए देखकर यदि आज इकबाल होते तो डैश 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 लिखा है, जैसे इसी तरह। शमीम इसी उधेड़बुन में थे कि यदि महाकवि इकबाल होते तथा इस पर घर की ऐसी परिस्थिति से अवगत होते तो उन पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होती तथा वे क्या कदम उठाते, सोच रहे थे। मैं समझता हूं कि यदि इकबाल जीवित होते तो शानदार साहब की इस दयनीय स्थिति से निश्चित रूप से द्रवित हो जाते। जैसे गांव में आज भी कहते हैं, भैया पसीज जाओ, कुछ तो पसीज जाओ। वे शानदार साहब के लिए सरकार तथा अन्य साहित्यिक संस्थाओं से आर्थिक सहायता के लिए प्रयत्न अवश्य करते, ऐसा सोचा। साथ ही स्वयं भी उन्हें अपने स्तर पर समुचित सहयोग करते, जिससे बच्चों के पठन पाठन सहित घर की अन्य समस्याओं का काफी हद तक समाधान हो सके। अवश्य ऐसा सोचते। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि शमीम के मस्तिष्क में यह विचार तब उठा जब वह तांगा पर सवार होकर स्टेशन की ओर जा रहा था। सोफिया को लकड़ी एवं तराजू के पास बैठे देखकर ही उनकी उक्त प्रतिक्रिया थी। इससे यह भी विचार बनता है कि जावेद तथा सोफिया के भविष्य निर्माण तथा उत्तम शिक्षा का प्रबंध महाकवि इकबाल द्वारा किया जाता, वे इन लोगों के भविष्य से खिलवाड़ होते देखना संभवतः पसंद नहीं करते। अगला प्रश्न है, कहानी के शीर्षक भोगे हुए दिन की सार्थकता पर विचार कीजिए कि कहानी का जो शीर्षक है भोगे हुए दिन क्यों रखा गया, या फिर भोगे हुए दिन की अपेक्षा कोई दूसरा शीर्षक ले सकते थे, या फिर यही शीर्षक अति उत्तम है। मेहरुनिसा परवेज जी ने इस रचना का नाम भोगे हुए दिन रखा है। क्या आप इस कहानी को पढ़ने के बाद, इतना कुछ जानने के बाद, इसको कोई दूसरा शीर्षक देना चाहेंगे या यही सटीक है? देखो,
किसी भी रचना का शीर्षक उसका द्वार होता है, उसका मुख होता है, जिससे उसकी पहचान होती है, जिसे देखकर ही अंदर जाने की इच्छा या अनिच्छा होती है। कोई भी शीर्षक, टाइटल जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं अरे वाह ये है, चलो इसको पढ़ते हैं यार, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, मस्त टाइटल दिख रहा है, अच्छा शीर्षक है, प्रवेश द्वार है, अच्छा लगेगा तो लोग पढ़ने को इच्छुक होंगे, नहीं लगेगा तो लोग पन्ने पलट लेंगे। इसीलिए कहा है कि किसी भी रचना का शीर्षक उसका द्वार होता है। कोई भी रचना का जो शीर्षक है उसका द्वार माना गया है, जिसे देखकर ही अंदर जाने की इच्छा या अनिच्छा होती है। अगर द्वार आकर्षक है तो अंदर झांकने या अंदर की बात जानने का लोभ स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। अतः रचना का शीर्षक आकर्षक होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी बात है उसकी संक्षिप्तता, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग कहानी, कविता, नाटक, गद्य सब कुछ पढ़ने से पहले इंडेक्स देखते हैं, अनुक्रमणिका देखते हैं कि ये शीर्षक का नाम ये है, देखते हैं कहां से कहां तक है, पेज नंबर इतने से इतने तक, हाँ छोटा है चलो पढ़ लेते हैं। तो संक्षिप्त भी होना चाहिए, ज्यादा लंबा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और रचना के मूल भाव का संवहन करना, इस दृष्टि से हम पाते हैं कि कहानी का भोगे हुए दिन शीर्षक अत्यंत उपयुक्त है। कहानी की कथा वस्तु अपने उद्देश्य को परस्पर एक दूसरे में पिरोने में पूर्णतया सफल हुई है। तो हम कह सकते हैं कि यह शीर्षक एकदम सटीक भी है, समुचित भी है। भोगे हुए दिन का आखिर तात्पर्य क्या है, कौन लोग हैं जिनसे यह संबंधित है, तथा उन लोगों का जीवन किन ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों से होकर गुजरा, यह उस उत्सुकता अंतस्थल में बनी रहती है। कहानी एक वयोवृद्ध शायर के अपने स्वर्णिम अतीत एवं वर्तमान के अभाव और प्रतिकूल परिस्थितियों से संघर्ष की थी कि क्या तो वे रहे हैं अपने जीवन काल में उस बीते हुए दिनों में, और आज क्या उनकी स्थिति है। शायर की विधवा बेटी के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी दृष्टिपात करती है यह कहानी। अपने वैभवपूर्ण अतीत को भुलाकर वह अपने समक्ष उपस्थित विकराल समस्याओं का सामना बड़े ही धैर्य के साथ कर रहे हैं, साहस के साथ कर रहे हैं। ना केवल शानदार साहब बल्कि उनकी विधवा बेटी भी भोगे हुए दिन जो भी घटित घटना हुई हो, लेकिन आज फिर भी वो साहस के साथ अपना जीवन बिता रही है, अपने बच्चों के भरण पोषण का इंतजाम कर रही है। एक उर्दू प्राइमरी विद्यालय में वह अध्यापिका के पद पर है तथा परिवार की समस्याओं के समाधान में सक्रिय योगदान कर रही है। उसके दोनों बच्चे जावेद एवं सोफिया भी प्रतिकूल परिस्थितियों में परिवार की समस्याओं के समाधान अतीव सहनशीलता एवं लगन से कर रहे हैं। इस प्रकार कहानी एक लब्ध प्रतिष्ठा शायर के जीवन की गहराइयों में जाकर उनके जीवन के दोनों पहलुओं को उजागर करती है। अतः यह शीर्षक सभी दृष्टिकोणों से सार्थक भी है और उपयुक्त भी। अगला है प्रश्न, जावेद विद्यालय जाता है पर सोफिया नहीं, क्यों, क्या यह सही है? कहानी के संदर्भ में अपना पक्ष रखें, कहानी के संदर्भ में। अब यहां हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने सिर्फ लड़के को भेजा, लड़की को नहीं, या बेटा बेटी का भेद हो रहा है या लिंग भेद किया जा रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। वहां आर्थिक स्थिति है, जावेद घर में बड़ा था, पहले उसका दाखिला करा दिया होगा, ये भी हमारी सोच हो सकती है। और जो सोफिया है वो छोटी है। यदि उनको ऐसा होता कि भाई लड़की कुछ काम नहीं करेगी, सिर्फ घर में रहेगी, पर्दे में रहेगी, तो वो बात अलग थी। लेकिन सोफिया जलावन के लिए लकड़ी बेचती है ना, वो भी काम कर रही है, वो भी लोगों का सामना करती है। तो यहाँ ये तो नहीं लगता हमें कि उनके घर में किसी तरह का भेदभाव होता हो, मेरे विचार से। अब देखते हैं, अच्छा आप क्या कहते हैं वो भी जरूर लिखिए। आपको क्या लगता है कि जावेद का स्कूल जाना और सोफिया का स्कूल नहीं जाना किस बात को उजागर करता है? क्या जावेद लड़का है सिर्फ इसीलिए उसके परिवार वाले स्कूल भेज रहे हैं, और सोफिया एक लड़की है इसलिए उसको घर में रख रहे हैं? या फिर स्थिति कुछ और है? बताना मुझे। मेहरुनिसा परवेज लिखित कहानी भोगे हुए दिन में कहानीकार ने सफल ढंग से एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार एवं परिवार के मुखिया एक शायर के जीवन का चित्रण किया। कभी शान शौकत और शोहरत की जिंदगी जी रहे शायर
शानदार साहब के जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब वे अभाव का जीवन जीने को अभिशप्त हो जाते हैं। ऐसे प्रसिद्ध, ऐसे लोकप्रिय शायर जिनकी शायरी सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, लाखों की संख्या में लोग उनके मुरीद थे, दीवाने थे। लेकिन अब स्थिति यह है कि जब वे अभाव का जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, विवश हैं, अभिशप्त हैं, बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में शानदार साहब के नाती जावेद तथा नतनी सोफिया की समुचित शिक्षा नहीं हो पा रही है। जावेद पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है किंतु सोफिया नहीं जाती है। इसका मूल कारण घर की दयनीय आर्थिक स्थिति ही है। यहां कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, ठीक है। जावेद तथा सोफिया, इन दोनों के साथ भेदभाव के एकाधिक कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि जावेद लड़का है और सोफिया लड़की। पुरुष प्रधान समाज में लड़कों को लड़कियों से अधिक महत्व दिया जाता है, विशेषकर मुस्लिम समाज में। ऐसा स्वयं मेहरुनिसा नहीं लिखा है, वे स्वयं भी मुस्लिम परिवार में है, फिर भी उन्होंने लिखा है कि पुरुष प्रधान समाज में लड़कों को लड़कियों से अधिक महत्व दिया जाता है, विशेषकर मुस्लिम समाज में। पर्दा प्रथा। दूसरा कारण परिवार की आर्थिक स्थिति भी हो सकती है कि न केवल सिर्फ लड़का और लड़की के बीच भेदभाव, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, यह भी एक कारण है। इसलिए दोनों बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। दोनों की शिक्षा पर व्यय करने की अक्षमता विवशता का कारण प्रतीत होती है। तीसरा कारण जलावन लकड़ी की एक दुकान, जिसको चलाने के लिए अधिकांश समय सोफिया ही रहती है, जिससे उनका जीवन उपार्जन या जीविकोपार्जन, साथ ही घर के अन्य कार्यों, बर्तन की सफाई आदि का गृह कार्य भी उस 7 वर्षीय बालिका को करना पड़ता है। नहीं तो कौन करेगा? घर में कोई है नहीं, बूढ़ी नानी है, मम्मी चली जाती है स्कूल, तो फिर क्या करें? उपरोक्त कारणों से ही संभवतः जावेद विद्यालय जाता है किंतु सोफिया नहीं। अगला है भोगे हुए दिन कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। क्या लगा आपको कि कहानी कैसी है? मार्मिक है, दिल को छू लेने वाली है, सहानुभूति जनक है। सोफिया, जावेद, शानदार साहब, शमीम के मन में इकबाल साहब का नाम आया, बूढ़ी नानी का भी यहाँ पर जिक्र हुआ है। तो ये सब देखकर सुनकर आपको कैसा लगा बताइए मुझे। क्या लगा आपको? कहानी समझ में आ गई है? तो देखो, मेहरुनिसा परवेज लिखित भोगे हुए दिन शीर्षक कहानी में एक शायर के जीवन का मार्मिक चित्रण है। उसमें मानव जीवन के अनेक पहलुओं को अत्यंत कुशल ढंग से प्रस्तुत किया है। जीवन के उतार चढ़ाव को इस कहानी में सफलता पूर्वक उकेरा गया है। लेखिका ने समाज की विसंगतियों एवं लोगों की मानसिकता का सशक्त एवं सजीव मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। इस कहानी द्वारा लेखिका की विद्वता तथा समाज के अनछुए पहलुओं को उद्घाटित करने की क्षमता का अपूर्व परिचय मिलता है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है कि कहानी शानदार साहब नाम एक जाने माने प्रसिद्ध वयोवृद्ध शायर के मकान से प्रारंभ होती है। शायर साहब समय की मार के साक्षी हैं। कभी वह महाकवि इकबाल के मित्रों में से एक थे। उनके साथ साथ बड़े बड़े मुशायरों में सादर आमंत्रित किए जाते थे, किंतु अब वे पूर्णतः उपेक्षित जीवन बिता रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी, एक विधवा बेटी, एक नाती और एक नतनी का छोटा सा परिवार है। जीर्ण शीर्ण मकान में एकांतवास का जीवन, जीविकोपार्जन के लिए अपर्याप्त आमदनी तथा दयनीय स्थिति उनकी नियति बन गई है। शानदार साहब के प्रशंसक शमीम जब दूसरे शहर से उनसे मिलने आते हैं तो उनकी प्रसिद्धि के विपरीत घर की स्थिति देखकर स्तब्ध हो जाते हैं, चकित रहते हैं, क्योंकि उनको लगता था कि शानदार साहब का जिस तरह से नाम है, रुतबा है, लोकप्रियता है, प्रतिष्ठा है, कुछ अलग ही होगा उनका। जहां पहुंचूंगा तो कुछ अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने उनकी जीर्ण शीर्ण अवस्था, घर देखा, परिवार के सदस्यों की स्थिति देखी, तो एकदम चकित हो गए शमीम। उनके घर के सामने एक पेड़ के नीचे उनकी जलावन की लकड़ी की दुकान है। उनकी बेटी एक उर्दू प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका है। उन्हें सरकार की ओर से 100 रुपए पेंशन मिलती है। इन्हीं पैसों से घर का खर्च चलता है। वर्तमान समाज की स्वार्थपरता तथा अपनी उपेक्षा का विषाद उनके उद्गारों में स्पष्ट प्रतिबिंबित होता है कि किस तरह से
उगते हुए सूरज को पूजा जाता है और अस्त तो कुछ नहीं। जब सफलता के चरम शिखर पर या जब प्रसिद्धि मिलती है तो अपने आप ही मित्र बन जाते हैं, और जब कुछ नहीं है, खास तौर से यदि धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, तो अपने भी पराये हो जाते हैं। उनकी व्यथा की झलक निम्नोक्त पंक्तियों से मिलती है। हम लोग तो और नंगे हो गए हैं बेटा, मैंने अपनी आंखों से 2 दौर देखे हैं। अपने स्वर्णिम अतीत को याद करके वे उद्विग्न हो जाते हैं, क्योंकि अब वे अप्रासंगिक हो गए हैं, अनुपयोगी हो गए हैं। शमीम साहब की उनकी नतनी सोफिया के प्रति असीम सहानुभूति है। उन्हें इस बात का दुख है कि 7 बरस की वह लड़की विद्यालय पढ़ने नहीं जा सकती, लकड़ी की दुकान पर बैठती है और घर का काम करती है। इससे शानदार साहब बहुत उदास थे। तो यहां पर यह तो समझ में आता है कि जावेद का स्कूल जाना या सोफिया का स्कूल नहीं जाना लड़का लड़की का भेदभाव ही मात्र नहीं है, बल्कि घर की दयनीय स्थिति है। इस प्रकार शानदार साहब की पीड़ा शमीम को उद्विग्न कर देती है, विचलित कर देती है, जो उसके वहां से लौटते समय स्पष्ट झलकती है। इस कहानी द्वारा विदुषी कहानीकार ने, विदुषी विद्वान, जैसे लिखते हैं ना विद्वान, विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी, याद रखिएगा। जैसे राजा का रानी, ठीक है, पिता का माता, वैसे ही विद्वान का विदुषी होता है। तो मेहरुनिसा परवेज इस कहानी द्वारा विदुषी मतलब विद्वान का स्त्रीलिंग, विदुषी कहानीकार ने मनुष्य की स्वार्थपरता का भी सफल चित्रण किया है कि कितने स्वार्थी हैं लोग, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण शानदार साहब स्वयं है। किसी व्यक्ति का मान सम्मान एवं यशगान आज के युग में उसकी उपयोगिता के आधार पर ही दिया जाता है। यदि उपयोगिता है तो मान सम्मान है, यदि उपयोगिता नहीं है तो कुछ नहीं है। कहानीकार अपने इस प्रयास में पूर्ण रूप से सफल हुई हैं। बहुत सही। अगला है 7 साल की लड़की को भी समय ने कितना निपुण बना दिया था। इस पंक्ति की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। 7 साल की लड़की सोफिया, जो अपने नाना के घर में रहती है और जलावन के लिए लकड़ी बेचती है। एक आम का पेड़ है, उस पर तराजू लटका हुआ है, तौल तौल कर लकड़ी बेचती है। बेचारी छोटी सी 7 साल की लड़की। 7 साल की उम्र कितनी सी होती है जब बच्चे सही से खेलना तक नहीं जानते, खेलना कूदना, स्कूल जाना, ये सब काम करना, लेकिन यहाँ उसके सिर पर जिम्मेदारी है और वो निभा भी रही है। प्रस्तुत सार गर्भित पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित भोगे हुए दिन शीर्षक कहानी से उद्धृत है। विदुषी लेखिका मेहरुनिसा परवेज द्वारा लिखित उपर्युक्त गद्यांश में एक 7 वर्षीय बालिका सोफिया की लगन तथा गृह कार्यों में तन्मयता का वर्णन है। तन्मयता मतलब पूरी तरह से लगन, पूरी तरह से समर्पित, कि जो भी वो काम करती है कितनी लगन से करती है, कितने समर्पण भाव के साथ करती है, कितने दिल से करती है। सोफिया शायर शानदार साहब की नतनी, बेटी की बेटी है। शानदार साहब पहले एक प्रतिष्ठित शायर थे, लेकिन अब उनकी आर्थिक स्थिति संतोषप्रद नहीं है, बहुत दयनीय है। गृहस्थी के लिए अपर्याप्त आय के कारण घर के समस्त कार्य परिवार के सदस्यों को ही निपटाना होता है। बूढ़ी नानी, स्वयं बेचारे बूढ़े नाना भी बाल्टी भर भर के पानी लाते हैं। देखा था ना शमीम ने कि वहां पर दरवाजे बंद थे, पाठ में पूरी तरह से दिखाया। शमीम ने देखा कि जरा देखूं तो क्या चल रहा है अंदर, तो वे स्वयं इतने वृद्ध बाल्टी से पानी भर कर लाते हैं। क्या समझ में आता है इसमें कि कोई नहीं है तो स्वयं हमें कार्य करना होगा। हर एक व्यक्ति कार्य करने में लगा हुआ है। गृहस्थी के लिए अपर्याप्त आय के कारण घर के समस्त कार्य परिवार के सदस्यों को ही निपटाना होता है। सोफिया को विद्यालय पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है, वह घर के सारे कार्य करती है। इतना ही नहीं, घर के आगे एक पेड़ के नीचे जलावन की लकड़ी की एक दुकान आय के साधन के रूप में शानदार साहब ने खोला है। सोफिया उस दुकान को भी चलाती है, छोटी सी बच्ची। इस प्रकार 7 वर्षीय वह लड़की इतनी निपुण हो गई जितना एक वयस्क व्यक्ति हो सकता है। उसकी अनिपुणता वस्तुतः प्रशंसनीय तो है ही, विस्मित करने वाला भी है कि कैसे कोई इतना सा बच्चा, यार 7 साल का बच्चा। मुझे तो, मैं जब 7 वर्ष की थी कुछ याद भी नहीं है कि क्या किया होगा मैंने। कौन सी कक्षा में थी, 10वीं में, 10 वर्ष की थी
जब छठवीं में आ गई थी। तो पांचवी, चौथी, तीसरी में रही होंगी मैं, दूसरी तीसरी में, 6-7 वर्ष की आयु में, है ना। इतनी सी बच्ची, इतनी सारी जिम्मेदारी। इस प्रकार कहानीकार ने प्रस्तुत पंक्ति द्वारा यह बताने का प्रयास किया है कि समय के थपेड़े तथा सतत अभ्यास अल्प वयस को भी प्रवीण बना देता है। समय के थपेड़े, जब समय ही हमारे साथ ना हो, कहने का तात्पर्य कि विपरीत हो, साथ तो वो किसी के नहीं है। ये ना सोचें कि भाई जो धनी संपन्न है आज उनके साथ समय, अरे किसी के साथ नहीं है समय, किसी के लिए नहीं रुकता, चाहे कोई राजा हो चाहे रंक, जाता चला जाता है, एक एक पल को कोई पकड़ के नहीं रख सकता। तो बस यही है कि समय के थपेड़े तथा सतत अभ्यास अल्प वयस को भी प्रवीण बना देता है, कुशल बना देता है। यह देखा जा सकता है सोफिया में। अगला है, इस घर का हर एक प्राणी एक एक क्षण को जीना जानता है। इस कथन का क्या अर्थ है? बहुत अच्छा प्रश्न आया है बेटा, इसको ध्यान से सुनो। मैं फिर से आपको एक बात कहना चाहूंगी कि बेटा जो भी हम पाठ पढ़ते हैं, चाहे हम उसकी व्याख्या कर रहे हों या हम प्रश्न उत्तर कर रहे हों, चाहे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हों या फिर कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जो भी मैं आपको बताती हूं, बीच में आपको एक्सप्लेन करती हूं, कुछ यहां वहां की कहानियां जोड़कर भी आपको एक्सप्लेन करती हूं, इसके बावजूद, इसके अलावा यदि आपके मस्तिष्क में किसी भी तरह के कोई प्रश्न आ जाए या किसी भी तरह के प्रश्न यहां पर उपजे ना, तो निसंकोच कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर। जब भी मैं आपके कमेंट देखूंगी, रिप्लाई जरूर करूंगी, क्योंकि मैं बताती हूं ना बेटा कि हम सब आपके लिए हैं। बस आपको वीडियोस ध्यान से देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ताकि आपके सभी फ्रेंड्स को भी पता चल सके। इस घर का हर एक प्राणी एक एक क्षण को जीना जानता है। इस कथन का क्या अर्थ है? क्यों शमीम के मन में यह विचार आया कि इस घर का प्राणी एक एक क्षण को जीना जानता है? हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति मेहरुनिसा परवेज द्वारा लिखित कहानी भोगे हुए दिन शीर्षक से ली गई है। एक प्रतिष्ठित शायर शांदा साहब के पारिवारिक जीवन का इस कहानी में वर्णन किया गया है। लब्ध प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठावान, बहुत लोकप्रिय वयोवृद्ध शायर शांदा साहब की आर्थिक स्थिति संतोषप्रद नहीं है। गृहस्थी की व्यवस्था येन केन प्रकारेण चल रही है, बस जैसे तैसे चल रही है। येन केन प्रकारेण एक कहावत है, मतलब कि जैसे तैसे गुजर रही है, कट रही है। परिवार का हर सदस्य अपना उत्तरदायित्व बखूबी निभा रहा है। शायर साहब से मिलने के लिए यहाँ एक नवांगतुक शमीम आए हैं। वे शायर साहब के बड़े प्रशंसक हैं। वे शायर की शोहरत एवं लोकप्रियता से काफी प्रभावित थे। वे समझते थे कि प्रसिद्धि के अनुकूल शांदा साहब की हैसियत भी होगी, उनका घर परिवार, रहने का ठिकाना, अरे सब बड़ा A1 होगा, नंबर 1 होगा। कोई भी हो, जैसे हम कहीं किसी से मिलते हैं, वो बहुत प्रतिष्ठित हैं, लोग उनकी जय जयकार कर रहे हैं, लोकप्रियता के नारे लगा रहे हैं, या उनके मतलब ऐसे इर्द गिर्द भीड़ है। कभी खुदा ना खास्ता हम उनके घर जाएं तो हम तो यही सोचेंगे ना कि अरे कितने अच्छे से रहते होंगे, लेकिन जब हम जाएंगे और स्थिति यदि ऐसी मिली, आश्चर्यचकित होंगे या नहीं? बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, हम भी आश्चर्यचकित होंगे। तो यहां पर, लेकिन यहां आने पर उनकी विपन्नता देखकर उन्हें काफी आश्चर्य भी हुआ और निराशा भी हुई। किसको? शमीम को। उन्होंने यह पाया कि परिवार का हर सदस्य एक एक क्षण का सदुपयोग कर रहा है, समय नष्ट नहीं करना चाहता। शायर की पत्नी दिन भर गृहस्थी के काम में व्यस्त रहती हैं। उनकी विधवा पुत्री एक उर्दू प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका है तथा प्राइवेट ट्यूशन भी कर रही है। उसका लड़का जावेद विद्यालय में तीसरे वर्ग का छात्र है। 7 वर्षीय पुत्री सोफिया घर के सामने की खुली जगह पर पेड़ के नीचे जलावन की लकड़ी रखकर बेचती है। हर एक छोटे बड़े वृद्ध सब काम कर रहे हैं, अपने अपने हिस्से का कर्म कर रहे हैं। दोनों बच्चे इसके अतिरिक्त घर के अन्य कार्यों में भी सहयोग करते हैं। यह देखकर शमीम को आश्चर्य भी हुआ और प्रसन्नता भी, दोनों प्रकार के भाव आए और वे सोचने लगते हैं कि इस प्रकार परिवार का हर सदस्य अपने कार्य में व्यस्त है और एक क्षण भी खोना नहीं चाहता। इसलिए कथन बिल्कुल सही है। अगला है प्रश्न, तराजू के एक पल्ले पर धूप थी,
दूसरे में आम की परछाई पड़ रही थी। आम की परछाई वाला पल्ला नीचे था, मानो धूप और परछाई दोनों से तौला जा रहा हो। यह एक बिंब है, इसका अर्थ शिक्षक की सहायता से स्पष्ट कीजिए। बिंब, बिंब किसे कहते हैं? प्रतीक किसे कहते हैं? यहां मैं आपको बता दूं बेटा कि पाठ के आसपास भी हम इस तरह के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। बिंब मतलब जस्ट इमेजिन, हम कहते हैं ना जस्ट इमेजिन, जरा सोचिए, कल्पना कीजिए, अगर ऐसा हो तो कैसा होगा। और प्रतीक किसी कॉन्क्रीट या किसी ठोस वस्तु के सहारे की इसके जैसा ये है, जैसे उपमा दी जाती है, उसको प्रतीक, और बिंब जस्ट इमेजिन। ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियां मेहरुनिसा परवेज लिखित भोगे हुए दिन शीर्षक कहानी से उद्धृत हैं। इन पंक्तियों में विद्वान कहानीकार मेहरुनिसा परवेज ने सफलतापूर्वक जीवन के दोनों पहलुओं, संपन्नता और विपन्नता, सुख दुख को बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रित किया है। जीवन में सुख और दुख धूप और छांव की भांति आते जाते रहते हैं, कुछ भी स्थिर नहीं है। ये कभी ना सोचे कि अरे भैया हम तो सुखी हैं, हमें दूसरों से क्या लेना देना, पता नहीं कब दुख दस्तक दे दे, अरे बिना दस्तक के आ जाता है। इसलिए हर एक समय को धैर्य के साथ बिताना होगा, यही जीवन की सच्चाई है। उपर्युक्त पंक्तियों के द्वारा कहानीकार यह कहना चाहते हैं कि सुप्रसिद्ध शायर शानदार साहब के जीवन में सुख और दुख दोनों प्रकार के दिन आए हैं। अपनी युवावस्था उन्होंने प्रसिद्धि एवं समृद्धि के सुख में व्यतीत किए। वर्तमान में वृद्ध एवं दुर्बल शायर आर्थिक विपन्नता एवं अभाव के दौर से गुजरे। इस प्रकार प्रतीकात्मक ढंग से कहानीकार ने कहानी में अपने भाव व्यक्त किए। शमीम शायर साहब से मिलने आता है। दरवाजे के सामने के पेड़ पर तराजू टंगा है, उसका एक पलड़ा धूप में है और दूसरा छांव में। ठीक है, छांव में झुका हुआ पलड़ा शायर साहब की समृद्धिशाली दिनों का प्रतिनिधित्व करता है तथा धूप में ऊपर की ओर उठा हुआ पलड़ा उनके अभावों के वर्तमान दौर को प्रतिबिंबित करता है। इस प्रकार यह एक बिंब है जिसका प्रयोग कहानीकार ने बड़े ढंग से किया है और सोच समझकर किया है। चलिए पाठ के आसपास चलते हैं हम थोड़ा सा। मुशायरा का आयोजन किस प्रकार होता है, इस संबंध में अपने शिक्षक से जानकारी प्राप्त करें। अपने विद्यालय में भी एक मुशायरे का आयोजन करें। चलो भैया आप लोग करवा लेना, अपने यहाँ जिक्र तो कर ही रहे हैं। एक शायर, वाह 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 वाह, इरशाद इरशाद, सुना होगा आपने कभी। तो यहाँ जो कविता लिखता है उसे कवि कहते हैं, जो कविता लिखता है उसे कवि कहते हैं, और जो शायरी लिखता है उसे शायर कहते हैं। वाह 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 वाह। अब आप सोच रहे हैं ये क्या है? ऐसा ही होता है, मतलब इसी तरह से लोग प्रसन्न होते हैं और दाद देते हैं। तो जो कविता लिखता है उसे कवि कहते हैं, और जो उजाला करता है उसे रवि कहते हैं। हो गया ना शायरी है। जो शायरी लिखता है उसे शायर कहते हैं, और जहां पर यह शेर और शायरी का सम्मेलन या महोत्सव होता है उसे ही मुशायरा कहते हैं। जैसे कविताओं का सम्मेलन कवि सम्मेलन, जैसे शायरों का सम्मेलन मुशायरा। मुशायरा अरबी संज्ञा पुल्ले, जैसे वह सम्मेलन जिसमें शायर अपने शेर या गजल आदि कहते हैं, जैसे कवि सम्मेलन। जैसे मिर्जा गालिब भारत के बहुत मशहूर शायर रहे हैं, जिनका नाम मिर्जा असदुल्लाह खां था। यह उर्दू और फारसी भाषा के एक महान शायर थे, जिनका जन्म 27 दिसंबर सन 1797 को आगरा में हुआ था। गालिब की जिंदगी आगरा, दिल्ली और कोलकाता में गुजरी है। जब कभी आपसे पूछा जाए कि मशहूर शायर का नाम, तो गालिब का नाम सबसे पहले आता है। हालांकि गालिब की शिक्षा को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर पता है उन्हें उर्दू बहुत अच्छी आती थी। उनकी शायरी का आज भी हर कोई दीवाना है। बता दें कि राहत इंदौरी एक भारतीय उर्दू शायर और हिंदी फिल्मों के गीतकार थे। वे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में उर्दू साहित्य के प्राध्यापक भी रहे। इनका जन्म 1 जनवरी सन 1950 इंदौर यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा किन का लिखा तराना है? तराना किसे कहते हैं? बताओ बताओ। हाँ, अपनी लाली मैडम से पता करो। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा मोहम्मद इकबाल की पंक्तियां हैं, उन्हीं ने लिखी हैं। तराना किसे कहते हैं? सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा, ये एक तराना है। देखो
इकबाल ने सारे जहां से अच्छा अंग्रेजों से लड़ाई के दौरान सन 1904 में लिखा था। तराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आने वाली एक गायन शैली है। किसके अंतर्गत बेटा? याद रखना, तराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंदर आने वाली एक गायन शैली है जो मध्यकाल में उपजी, फली फूली और विकसित हुई। याद रखना, क्योंकि नाम तो हम याद कर लेंगे कि मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा लिखा, लेकिन बात आती है कि तराना किसे कहते हैं, तो उसका यह है कि तराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आने वाली एक गायन शैली है जो मध्यकाल में उपजी, फली फूली और विकसित हुई। इसमें कुछ अरबी के शब्दों जैसे ना, ना, धीर धीर ना, तर तर, तुम नुम, तेरे धीरे आदि को ही राग विशेष में गाया जाता है। इसमें ताल का बहुत महत्व होता है जिसके लिए तबले का प्रयोग किया जाता है। इकबाल कौन थे, उनके बारे में अपने शिक्षक से मालूम कीजिए और उन पर विद्यालय में परिचर्चा का आयोजन भी करो। तो भाई आओ परिचर्चा करते हैं। इकबाल, अभी हमने देखा कि इकबाल ने सारे जहां से अच्छा अंग्रेजों से लड़ाई के दौरान सन 1904 में लिखा। इसे मूलतः बच्चों के लिए लिखा गया था जो देश भर में लोकप्रिय हुआ। समय के साथ सिर्फ इकबाल ही नहीं बदले, बल्कि उन्होंने अपने तराने को भी तोड़ मरोड़ के बदल दिया। मोहम्मद इकबाल उस समय गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में लेक्चरर थे। उनके एक छात्र लाला हरदयाल ने उन्हें एक कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया था, जहां उन्होंने सारे जहां से अच्छा गाया। उन्होंने भाषण देने की जगह अपने इस तराने को ही गाया और सभा में लोगों ने इसकी खूब प्रशंसा की। हरदयाल ने बाद में गदर पार्टी की स्थापना की और सिविल सर्विस को ठोकर मारकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। इसका इतना प्रभाव पड़ा। भाषा की बात की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य चुनें तथा उन्हें सरल वाक्यों में बदलें। रचना के आधार पर भाषा के भेद होते हैं 3। रचना के आधार पर वाक्य के होते हैं 3 भेद: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिनमें एक कर्ता और एक क्रिया हो। संयुक्त वाक्य जो सरल वाक्यों से मिलकर बने। मिश्र वाक्य जो एक दूसरे पर निर्भर रहे, जिन्हें तोड़ा बोड़ा नहीं जाता। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है बेटा? इसमें हमें मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य पहले चुनना है, उसके बाद इनको सरल वाक्य में बदलना है। जैसे जावेद मेरे सामने से निकला और लड़की के पास बैठ गया। देखो, संयुक्त है। जावेद मेरे सामने से निकला और लड़की के पास बैठ गया, ये संयुक्त वाक्य है। इसको सरल वाक्य में क्या कहेंगे? जावेद मेरे सामने से निकलकर लड़की के पास बैठ गया। अब दूसरा है, मैंने देखा पीछे की दालान सूनी है। ये सरल वाक्य है। अब क्या करना है हमको? मिश्र। ओके, मैंने देखा पीछे की दालान सूनी है। मिश्र वाक्य सरल वाक्य होगा, मैंने पीछे की सूनी दालान को देखा। मेरा एक शागिर्द है, जम्मू में बेचारा वही भेजता रहता है। क्या याद आया? अखरोट जो दिमाग की तरह होते हैं, वही अखरोट खाने को कहा। अरे शमीम को अखरोट तो खिलाओ, है ना? तो देखो ये क्या है? मेरा एक शागिर्द है जम्मू में, बेचारा वही भेजता है। मिश्र है। जम्मू में रहने वाला मेरा एक शागिर्द भेजता रहता है। जावेद अंदर चला गया, लौटा तो गेहूं का पीपा उठाए आया। तो फिर यहां वही आ गया है कि ये है मिश्र वाक्य, क्योंकि एक दूसरे पर निर्भर है। जावेद अंदर से गेहूं का पीपा उठाए लौट आया। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करना है। नंगा होना, गला भराना, करवटें बदलना। तो यहां है नंगा होना मतलब बेआबरू होना। आज सबके सामने कर्ज के पैसे मांगकर तूने मुझे नंगा कर दिया। गला भराना, भाव विहल हो जाना। बेटे के दूर जाने के समय मां का गला भराया। करवटें बदलना, बेचैनी होना। भय और चिंता के मारे वे सारी रात करवटें बदलते रहे। पाठ से अव्यय शब्दों का चुनाव करें और उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग करें। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अव्यय होते क्या हैं। अव्यय या अविकारी, अव्यय शब्दों को अविकारी भी कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? अविकारी, जिनमें कोई विकार उत्पन्न ना हो, या अव्यय
एक ही होते हैं जो खर्च ना हो, अर्थात जो कभी ना बदलें। कैसे ना बदलें? वचन, ठीक है, लिंग, काल, ठीक है, ना तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ना एक वचन बहुवचन, ना भूत वर्तमान काल, किसी तरह से भी वो नहीं बदले। उन्हें ही अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं, जो हमेशा एक समान रहें। चाहे किसी स्त्री के लिए प्रयोग में लाए जाएं, चाहे पुरुष के लिए समान रहेंगे, चाहे एक वचन के लिए, चाहे बहुवचन के लिए, चाहे भूत वर्तमान भविष्य के लिए प्रयोग में लाए जाएंगे, तब भी समान होंगे। उन्हें ही कहते हैं अव्यय। अव्यय मतलब जो व्यय ना हो, अविकारी मतलब जिनमें विकार ना हो या कोई परिवर्तन ना हो, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो पाठ से अव्यय शब्दों का चुनाव करें और उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग करें। पाठ में भोगे हुए दिन पाठ में प्रस्तुत कुछ अव्यय शब्दों के उदाहरण और उनका वाक्यगत प्रयोग निम्नलिखित है। अब शानदार साहब का समय अब ठीक नहीं रहा। नीचे चौकी के नीचे बिल्ली बैठी है। अब ये जो नीचे है ये अव्यय है, अब है ये अव्यय है। और राम और श्याम पढ़ने गए। अरे अरे यह क्या हो गया? पास मेरे, मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, अक्सर राम और श्याम में झगड़ा होता रहता है। ऊपर रहीम छत के ऊपर गया है कि उसने देखा कि ये सब अव्यय हैं, सब कुछ अव्यय नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है बेटा, अंदर ये सब कुछ अव्यय हैं। ये आप कहीं भी प्रयोग में लाएंगे तो ये शब्द यही रहेंगे, ना तो लिंग के आधार पर परिवर्तित होंगे, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, ना तो बहुवचन या एक वचन, या ना कोई भूत वर्तमान या भविष्य काल में इनका परिवर्तन होगा। सामने सिपाही के सामने चोर को बोलने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन यह भी अव्यय है। वह चाहता तो बोलता, लेकिन उसे मौका ही ना मिला। वहीं पर लाठी थी। तो ये थे हमारे बीते हुए दिन या भोगे हुए दिन के प्रश्नोत्तर। आशा करती हूं आपने हर एक प्रश्न को ध्यान से सुना है, समझा है और बहुत अच्छे से इस कहानी को अपने जहन में बिठा लिया है। बेटा, समय परिवर्तनशील है, कभी एक सा नहीं रहता, इसलिए हमें हर एक समय का बिल्कुल हंसकर स्वागत करना है। हर एक समय में अपने आप को संतुलित रखना है, किसी तरह की हड़बड़ाहट या अधीर नहीं होना है। समय के साथ चलना है, समय का सदुपयोग करना है और बने रहना है हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।